देखो बस इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, हेडिंग क्या डाला हुआ है देखो, होमोजिनाइजेशन, ठीक है ना। तो होमोजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, केयरफुली समझना। कह रहा है लेट द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 17x मीट्स द लाइन 6x प्लस 11y माइनस 15 इक्वल टू 0 एट a एंड b, ठीक है। फाइंड द एंगल विच ए बी सबटेंड्स एट द ओरिजिन। अब देखो मुझे नहीं पता कि y स्क्वायर इक्वल टू 17x कैसा कर्व है, हालांकि लास्ट क्लास के बाद आप ये पहचानना सीख गए हो, नहीं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, कब तो पेयर ऑफ लाइंस है, कब सर्कल है, कब पैराबोला है, कब एलिप्स है, कब हाइपरबोला है, अब तो पहचानते हो, ठीक है ना। बट चलो कोई बात नहीं, रैंडम हमने कोई भी एक ग्राफ y स्क्वायर इक्वल 17x का ड्रॉ कर लिया, रफ आइडिया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 6x प्लस 11y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इस कर्व को दो जगह काट रही है, a और b पर, और कहीं ओरिजिन है। बाई चांस ओरिजिन यहां कर्व पर ही है, देखो तो 0 0 कहां है, कर्व पर ही है, बाई चांस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कह रहा है कि ये जो सेगमेंट ए बी है ये ओरिजिन पर कितना एंगल बनाएगा। अब आप सोचो, आपको इसका रास्ता जो दिख रहा है मेन, वो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो कि हम ये कर्व को इस लाइन से सॉल्व करते हैं क्या, जैसे y x हटा के y निकाल लिया तो y की क्वाड्रेटिक बनेगी, या y हटा के x निकाल लिया तो x की क्वाड्रेटिक बनेगी। अब वो क्वाड्रेटिक के रूट जब निकालोगे तो आपको a और b मिलेगा, और a और b मिलेगा तो फिर आप OA का स्लोप देखोगे और OB का स्लोप देखोगे, और कोई रास्ता तो दिख नहीं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, कर्व और लाइन सॉल्व होगा, a और b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और तब फिर हम OA OB के बीच का एंगल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा तरीका होता जो कि बिना ए बी सॉल्व करे काम चल जाता तो बहुत बढ़िया था, ठीक है ना। तो देखो वही तरीका है होमोजिनाइजेशन। अब होमोजिनाइजेशन क्या है कि आपको ये जो 2 डिग्री का कर्व है, यहां मैंने स्टार्ट में जो 2 डिग्री, अच्छा 2 डिग्री का जनरल कर्व कैसा दिखता है, उसमें एक्स स्क्वायर होता है, एक्स वाई होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स होता है, वाई होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, जनरल तो ऐसा दिखता है ना। मैंने अभी शुरू में फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजी वाला रखा है। तो ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान समझना, इस इक्वेशन को हम, ये जो अपनी लाइन है, कौन सी लाइन है, 6x प्लस 11y माइनस 15 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की हेल्प से इस 2 डिग्री की इक्वेशन को हम होमोजिनाइज करेंगे। होमोजिनाइज करेंगे मतलब हर टर्म की डिग्री सेम, होमोजिनाइज मतलब हर टर्म की डिग्री सेम। तो जरा देखो तो इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, तो इसको कुछ छूने की जरूरत नहीं है। इस टर्म की डिग्री कितनी है, तो यहां एक और डिग्री बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म भी होता तो वहां 2 पावर बढ़ाने की जरूरत थी। तो हम करते क्या है यहां पे, होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें, ठीक है, उसमें हम जो लाइन की इक्वेशन है उसके कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझना। 6x प्लस 11y, कांस्टेंट टर्म इसका क्या था 15, इसको दूसरी तरफ ले गए, है ना, और दूसरी तरफ ले जाके नीचे खींच लिया, ठीक है। अरे छिप के मत बैठो, हाँ देखो लास्ट रो, 6x प्लस 11y अपॉन 15, तो इधर क्या बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 डिग्री की इक्वेशन में जहां भी एक पावर की कमी है 2 बनने में, वहां लिख दूंगा इंटू 1 खुद से, और जहां 2 पावर की कमी है वहां लिख दूंगा इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां तो 2 पावर की कमी कहीं है ही नहीं। कितनी पावर की कमी है? 1। तो मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर, एकदम फोकस्ड, वाई स्क्वायर माइनस 17x, और यहां खुद से मैंने इंटू 1 कर दिया। अगर यहां कहीं कांस्टेंट टर्म होता तो हम इंटू 1 स्क्वायर भी कर देते। और ये जो इंटू 1 किया, और 1 क्रिएट करने का प्रोसेस क्या था? लाइन से 1 क्रिएट करेंगे, लाइन की इक्वेशन के हेल्प से 1 क्रिएट करेंगे, और उसका प्रोसेस क्या था कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ और फिर उसको खींच के नीचे ले आओ। कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, खींच के नीचे ले आओ, ठीक है ना। और अब इस 1 को यहां इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस 1 को यहां इस्तेमाल करोगे तो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ वाई स्क्वायर माइनस 17x, और 1 को वहां से उठा लिया तो 6x प्लस 11y और अपॉन 15 है ना, और इक्वल्स टू 0। अब ये करने से क्या हुआ? नाउ दिस इज होमोजेनाइज्ड, ठीक है। अब देखो जादू होगा। ये जो लिखा मैंने, अब मैं कहूंगा दिस इक्वेशन is the joint equation of OA and OB। मतलब इन पेयर ऑफ लाइंस की ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्या जादू हो रहा है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर जादू तो नहीं, हम समझ गए। ठीक है, देखना सही समझे कि नहीं। तो अब समझाता हूं, चलो। वंस वी हैव होमोजेनाइज दिस इक्वेशन, तो कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के लिए हम एक बात तो पक्के हैं कि इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो है ना। मतलब ये जो भी इक्वेशन है इसके लिए एक बात तो तय है कि ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सोचो अगर हम ये दिखा दें, देखो पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन तो ये है ड्यू टू होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। अब अगर हम ये दिखा दें कि इट इज सैटिस्फाइंग ए एंड बी, तो काम हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास करने वाली पेयर ऑफ लाइन और वो ए और बी दोनों को सेटिस्फाई कर जाए तो एक ही रास्ता बचता है कि ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ क्या है, ओ ए एंड ओ बी। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब रही बात कि ए और बी को सेटिस्फाई करने की, तो सोच के देखो हमने इन्हीं दो इक्वेशन का इस्तेमाल तो किया है। तो फैमिली ऑफ कर्व का फील क्या कहता है? पक्की बात है कि इनकी जहां जहां मीटिंग होगी उससे तो इसका गुजरना मस्ट है। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूव करके देखते हैं, तो जरा सोचो, अगर आप ए को कुछ अल्फा बीटा मानोगे, ए को कुछ अल्फा बीटा मानोगे, तो आपको 6 अल्फा प्लस 11 बीटा अपॉन 15 क्या मिलेगा? 1। और बीटा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा क्या मिलेगा? 0। अब जरा यहां वो अल्फा बीटा रख के देखो तो क्या बनेगा? बीटा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा इंटू 6 अल्फा प्लस 11 बीटा अपॉन 15, वो तो वहां से 1 है, और इसको 1 रखते ही बीटा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा क्या है? 0 है। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर? बढ़िया है ना, ज्यादातर लोग क्लियर हो गए। तो अब सुनो, मान लो थोड़ा ऊपर नीचे भी समझे हैं, तो देखो इसका सिंपल अब होगा कि कभी भी आप अब के बाद 2 डिग्री की कर्व को किसी लाइन के हेल्प से 1 बना के होमोजेनाइज करते हो, तो आपको वो लाइन जिन 2 पॉइंट पे कर्व को काट रही है, उन 2 पॉइंट का ओरिजिन से जो ज्वाइन हो रहा है उसका जॉइंट इक्वेशन मिल जाना है। ठीक है, फिर से सुनो। और होमोजेनाइजेशन का थॉट कहां आएगा? जहां भी क्वेश्चन पढ़ के फील हो रहा है कि एक कर्व है 2 डिग्री का और एक लाइन है जो उसको 2 जगह काट रही है, ए और बी पर, और ए और बी को एनी हाउ 0 से ज्वाइन करने की बात हो रही है। तो अपनी टेक्निक क्या आएगी कि ठीक है, वो जो 2 डिग्री की कर्व है उसको लाइन के हेल्प से 1 बनाओ और 1 के यूज करके होमोजेनाइज कर लो। जैसे ही होमोजेनाइज किया तो आपको जो होमोजेनाइज्ड इक्वेशन है वो OA और OB का जॉइंट इक्वेशन है। अब आप देखो ना, अगर आपको OA और OB का जॉइंट इक्वेशन मिल गया है ना, तो देखो ये कैसा दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है हमें कैसा,
-102, इनफैक्ट माइनस को ख़त्म कर दो तो ये क्या दिख रहा है हमें, 102, अरे सॉरी 102 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 17 और 11 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 187 इंटू एक्स वाई और माइनस 15 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको इनके बीच जो है, ये किसका जॉइंट इक्वेशन है, ओ ए और ओ बी का। अब आपको इनके बीच का एंगल चाहिए, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होगा, 2√अंडर अपॉन मॉड ए प्लस बी। तो देखो क्या हो जाएगा 2 और एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 187/2 का स्क्वायर और माइनस ए बी मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस 102 इंटू 15 और अपॉन ए प्लस बी मतलब कितना हो गया। और डेटा इतना गंदा है कि अगर हम उस पचड़े में पढ़ते कि सॉल्व करके ए बी निकालें तो बुरा हाल होता। और मान लो यहां आप हिम्मत करके कर भी लेते तो ये इसका अच्छा तरीका तो कभी हो ही नहीं सकता। हम तो नोटिस करो, हम तो 2 लाइन ही नहीं सॉल्व करते थे, कोशिश करते थे कि बिना उसके काम चल जाए, है कि नहीं। ठीक है, अब सुनो, अब ये जितना बड़ा ये 2 डिग्री का कर्व होता जाएगा उतना ही ये भयानक होता जाएगा। नहीं तो देखो, जैसे अब यहां पे सेम क्वेश्चन इसके लिए आ गया, क्या कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कर्व दिस बाय द लाइन दिस। सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। अब ये अपनी लाइन है जो इसको कहीं 2 जगह काट रही, तो क्या बोल रहा है कि जो लाइन पर ये कर्व इंटरसेप्ट बना रहा है, जो पोर्शन इंटरसेप्ट कर रहा है, वो ओरिजिन पर कितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अगर हम इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, है ना, और कहीं पे मान लेते हैं अपने है ओरिजिन ओ, ठीक है ना, किधर भी है ना। तो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल का tan चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा, आपको क्या करना है, इस लाइन के हेल्प से इसको होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज करने का मतलब पहले तो 1 क्रिएट करो, तो 1 क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, लाइन का यूज करिए, उसमें पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो यहां ऑलरेडी दूसरी तरफ है, और फिर नीचे खींच के 1 बनाइए, बना लिया। और अब इस इक्वेशन में जहां जहां 1 पावर की कमी है वहां इंटू 1 कर दीजिए, जहां 2 पावर की कमी है वहां इंटू 1 स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो क्या हो गया, यहां पर अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और गौर करना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस, अब यहां गौर करना मैंने क्या किया, 3x माइनस 6y के साथ इंटू 1 कर दिया, दोनों में 1 पावर था, ठीक है ना, और प्लस 18 के साथ मैंने 1 स्क्वायर कर दिया, और इधर से, ठीक है। अब जहां जहां 1 है वहां ले जाके किसको रखते हैं, 2x माइनस वाई अपॉन 3 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और प्लस 3x माइनस 6y और इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, 2x माइनस वाई अपॉन 3 प्लस 18 और 1 स्क्वायर का मतलब अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। जिस वक्त होमोजेनाइज किया हम उसी वक्त कह सकते हैं, ध्यान दो, इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, यही तो उसका प्रोसेस है। इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ठीक है ना। अब देखो तो हमें यहां पर देखो क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई और प्लस यहां से ये 3 कट गया, बोलो, और ये क्या आ गया, x माइनस 2y इंटू 2x माइनस वाई, है ना, और यहां से ये कट गया 2,
तो 2 इंटू, ठीक है ना। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लो, सारा एक्स स्क्वायर इकट्ठा करो, तो सारा एक्स स्क्वायर इकट्ठा करो तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 8, तो 8 2 10 1 11, ठीक है। सारा एक्स वाई इकट्ठा करो तो यहाँ से माइनस एक्स वाई, यहाँ से देखो माइनस एक्स वाई और माइनस 4xy, -5, तो -5xy और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो -8xy। तो देखो -8 -5 -1 कितना, -14xy, ठीक है। और उसके साथ वाई स्क्वायर वाला इकट्ठा करो तो -y² + 2y², ठीक है, और +2y², तो कितना हो गया, इक्वल्स टू 0। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंदर h², अब h² का मतलब क्या हो गया, 7² है ना, माइनस AB मतलब 33 और अपॉन मॉड ऑफ A + B यानी कि 11 + काम खत्म, है ना। तो जैसे यहाँ पे कितना आ गया, फाइनली देखो तो 2 रूट अंडर 49 - 33 हो गया, कहाँ पे, कहाँ पे, h² - AB ना, h² - AB, देखो ना, चलो मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो। A यहां क्या दिख रहा है 11, B क्या दिख रहा है 3 और H क्या दिख रहा है -7, नहीं, तो ये 49 - 33 कितना हो गया 16, तो 16 का क्या हो गया 4, है ना। तो 2 × 4 और अपॉन 40, है ना, यानी कितना आ गया 4/7, मतलब थीटा आ गया tan इनवर्स 4/7, ठीक है। अब इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, कह रहा है कि द कॉर्ड दिस ऑफ द कर्व दिस। अब मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा है, बिल्कुल नहीं पता, है ना, हमें मतलब भी नहीं है उससे, हमें तो फील लेना है। कह रहा है कि इस कर्व का कोई कॉर्ड है, कोई कॉर्ड है AB जिसकी इक्वेशन है अपनी क्या, √8px + √2 = √6y, है ना। तो ये AB जो है, ये सेगमेंट ओरिजिन पर राइट एंगल बना रहा है, मतलब जहां कहीं मान लो है ओरिजिन, उस पर ये राइट एंगल बना रहा है, उस पर ये राइट एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो P की वैल्यू क्या है ना, तो देखो सीधा फील आ रहा है किसका, होमोजेनाइजेशन का, है ना। तो अब अपने पास कर्व की इक्वेशन क्या है, py², ठीक है ना, और -4x + 1, और लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो एक तो √2 उड़ा देते हैं, अरे बोलो ना, √2 उड़ के ये क्या दिख रहा है हमें, √3y = 2px और +1, बोलो, ठीक है। तो यहां से √3y, यहां अपने आप 1 क्रिएट हो गया, हमें करने की जरूरत नहीं। 1 का रूल पहला क्या होगा, xy को एक तरफ रखो, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, फिर उसको नीचे खींचो, तो यहां ऑलरेडी उधर क्या बन गया 1। अब देखो यहां कितने पार की कमी है 1, यहां कितने पार की कमी है 2, तो हम इसको अब होमोजेनाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या करा, -4x × 1 और प्लस यहां पर, अब जहां जहां 1 है वहां रखते हैं, तो 1 जहां जहां है वहां रखोगे तो देखो py² - 4x × √3y - 2px और प्लस √3y - 2px का होल स्क्वायर = 0। जिस वक्त हमने होमोजेनाइज किया उसी वक्त हम लिखते हैं कि इट विल represent joint equation of OA and OB, joint equation of OA and OB। अब सोचो ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA and OB है, और हमें ऑल्सो एक बात पता है कि एंगल AOB इज 90 डिग्री,
है ना। तो एंगल AOB 90 डिग्री का तो अपने पास स्पेशल कंडीशन पहले से मौजूद है, क्या? A प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहां से कहेंगे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखो तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो यहां से कहां से मिल रहा है, तो एक तो मिल रहा है अपने को 8p, और यहां से मिल रहा है प्लस 4p स्क्वायर। ये हमें किसका कोफिशिएंट मिल गया? एक्स स्क्वायर का, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहां से आ रहा है p, और यहां से आ जा रहा है 3, है ना। तो p प्लस 3 इक्वल्स टू, काम खत्म, है ना। तो फाइनली अपने पास ये क्या आएगा? ये आएगा 4p स्क्वायर, है ना, प्लस 9p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 और 6 पे तोड़ देते हैं, तो 3 और 6 पे तोड़ोगे तो ये हो गया अपने पास 4p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3p, है ना। और नहीं, ये इसका d लेस देन 0 आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ये अपने पास ये 2 2 3 नहीं स्प्लिट हो रहा ना, प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से p क्या हो गया? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर 81 और माइनस 48 और अपॉन जो भी आ जाए, ठीक है। तो यहां आके ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, डन है। इसके प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको मतलब 12 से 15 क्वेश्चन की एक वर्कशीट डालूंगा सॉल्व वाली, है ना, तो उसको फिर कर जाना, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं सर्कल को, ठीक है। ठीक है ना। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अच्छा चलो, तो कह रहा है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल, इज कॉल्ड अ सर्कल। तो हम मान लो सर्कल की बात करते हैं जिसका, मान लो हम सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर है कुछ x1 y1 और रेडियस है r, और मैंने कहा इसकी इक्वेशन लिखो। तो जैसे ही सुनते हो फाइंड द इक्वेशन, तो किसकी याद आती है? लोकस की। क्या याद आती है? आप इस पर एक पॉइंट चला दो, जिस भी पाथ का इक्वेशन चाहिए उस पाथ पर एक पॉइंट चला दो, और जो दो अननोन्स वहां माने उनके टर्म में एक इक्वेशन सेट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो यहां पे हमें डेफिनेशन क्या दिख रहा है कि भाई PA इज R, PA इज R, ठीक है ना। तो क्या होगा? h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो आप देखो, अब आपको नोन टर्म्स ऑफ HK में इक्वेशन सेट है ना। तो आप बोलोगे देयरफॉर लोकस ऑफ P इज, लोकस ऑफ P इज क्या? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है। x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। और अब के बाद माइंड में एकदम सेट करिए,
हालांकि हम ये पहले भी देख चुके थे जब लोकस इंट्रोड्यूस किया था तब, कि जैसे कैसे हम बोलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जैसे ये लाइन सुनते हैं तो दिमाग में क्या चलने लगता है, कैसे भी करके उस पर एक पॉइंट मिल जाए और उसका स्लोप मिल जाए। तो जैसे ही अब के बाद सुनेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो दिमाग में चलने लगेगा कि भाई कैसे भी करके इसके तो निकालो सेंटर और निकालो रेडियस, और एक बार सेंटर रेडियस निकाल लिया तो आपके सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब है ना, मतलब हम यहां पे चाहो तो चलो इसको अलग से लिख देते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट x1 y1 एंड रेडियस r क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब ये जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म था उतना ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, कि जैसे ही हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे तो अपने दिमाग में चलने लगेगा कि कैसे भी करके सर्कल का सेंटर मिले, रेडियस मिले, काम हो जाए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो जब हमने इस इक्वेशन को ओपन किया तो जरा देखो तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y और x1 स्क्वायर ऐसा। ठीक है, जहां x1 y1 ये सब तो नोन है, x1 y1 और r नोन है। ठीक है ना, तो ये हमें क्या दिखा, और ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, दिखा। ठीक है ना, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है जिसमें एक खास बात दिख रही है, इनफैक्ट दो खास बात दिख रही है कि x इंटू वाई का टर्म नहीं है, x इंटू वाई का टर्म नहीं है, हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं है। ये होल स्क्वायर खोलेंगे, ये होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स वाई कहां से आएगा। तो एक तो x इंटू वाई का टर्म नहीं है, दूसरा यहां पर कोफिशिएंट 1 है ना, मतलब वो जो a है और जो b है उसकी जगह यहां क्या दिख रहा है, 1 है ना। तो तुरंत यहां से अपने दिमाग में एक बात आने लगा कि कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, कंडीशन फॉर, ध्यान दो द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो कि हमने लर्न कर रखा है क्या, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दिस टू represent a circle, to represent a circle क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो h होना चाहिए 0, h तो चाहिए ही नहीं, और इस जगह क्या चाहिए 1। कैसे होगा, ab को 1 कर दे, ab को 1 कर दे, नो, a इक्वल्स टू b कर दो, 1 तो अपने आप बन जाएगा, वो नहीं समझे। अब मान लो दोनों जगह 3 लिखा है तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट करे, अच्छा ऑब्वियस ही बात है, इसमें डेल वैल्यू कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है ना, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान दो इधर, तो उसमें xy का जो टर्म है, उसमें xy का जो टर्म है वो 0 है ना, और x स्क्वायर का टर्म और y स्क्वायर का जो टर्म है उसमें जो, सॉरी टर्म बोल रहा हूं मैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में सेम होने। ठीक है, एक क्लैरिटी आ गई अपनी। अब दूसरी क्लैरिटी कि जरा देखो तो इसको देख के
हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का थॉट आ रहा है, तो हम यहां से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कह सकते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अब के बाद कभी भी मानना होगा तो देखो हम कैसा मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी। मतलब हमने फोर्सफुली क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दिया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दिया, बोलो एक्स वाई का टर्म उड़ा दिया और बाकी को कॉपी मार लिया, बोलो। अब के बाद इस इक्वेशन को की झलक मिलते ही तुरंत हम बोलेंगे अरे तो सर्कल है। अब अगर ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर है और कुछ ना कुछ रेडियस है। तो जरा देखो, सेंटर की बात करें और रेडियस की बात करें तो इसके लिए हमें इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, बोलो। तो आप अगर इसको बोल रहे हो 1 और इसको बोल रहे हो 2, तो जरा देखो तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पर जरा देखना तो हमें x1 की जगह यहां क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -g, और y1 की जगह क्या दिख रहा है, -f, और ये कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, c। तो यहां से तुरंत 3 बातें निकल के आ गई कि बेसिकली g इज -x1, है ना, f इज -y1, ठीक है, और जो c है वो अपना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ये जब बात समझे तो जरा देखना जरा, तो आपको यहां पर ये जो c है इन टर्म्स ऑफ gf क्या दिख रहा है, c इक्वल टू दिख रहा है, इसको इधर कर लेते हैं, c इक्वल टू क्या दिख रहा है, जरा देखो तो g स्क्वायर, c दिख रहा है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या दिख रहा है, माइनस, है ना। तो अब ये जो इक्वेशन थी अपनी 1, ये कौन से सर्कल की इक्वेशन थी, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है x1 y1 पर और रेडियस है r। तो आप जरा देखो तो कंपेयर करके तो आपको x1 की जगह यहां क्या दिख रहा है, -g, और y1 की जगह क्या दिख रहा है, -f, और रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या दिख रहा है, r। तो r को आप क्या बोलोगे, रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। अब एक बार खूब बढ़िया से इसको माइंड में सेट करिए कि अब के बाद कभी भी इस तरह की इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखती है, पहले तो इस तरह की इक्वेशन अगर दिखती है जिसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, तो यहां एक सुनो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हैबिट रखते हैं, इन दोनों जगह 1 है या नहीं है, एक रूल बन गया कि 1 बना लेना है, मतलब यहां 1 ही होना चाहिए। अब मान लो 1 लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, 1 नहीं लिखा है तो डिवाइड कर लेंगे। मान लो दोनों जगह 4 लिखा है, 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का पैटर्न हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0, है ना। अब उस सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कभी भी देखने हैं तो उसको कैसे लर्न रखेंगे, देखना x के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव और y के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव। ये हमें क्या दे दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और रेडियस जब देखना है तो रेडियस का मतलब होगा, देखो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, इन्हीं के स्क्वायर का सम लिखा है, नहीं समझ आए, और उसमें कांस्टेंट टर्म घटाया हुआ है, कांस्टेंट टर्म घटाया हुआ है। क्लैरिटी, ठीक है। तो यही सारी बातें आगे लिखी हुई है, इसको मैंने अलग से आपको समझा दिया। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस r, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें कैसा दिखेगा, ये जिसका सेंटर कहां पर हो गया, -g, -f, और रेडियस कितना हो गया
रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो यहां एक समस्या है, रूट के अंदर इस एक्सप्रेशन के आने की वजह से, रूट के अंदर इस एक्सप्रेशन के आने की वजह से यहां पे तीन बातें निकल के आ रही हैं। अगर ये गोला नेगेटिव हो गया तो रेडियस ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम उस केस में कहते हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, देन द सर्कल इज इमेजिनरी, है ना। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर ये गोला 0 हो गया तो रेडियस ही 0 हो गया, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं पॉइंट सर्कल, जिसका रेडियस ही 0 हो जाए, ठीक है ना। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हमें इस तरह का कोई शेप हर हाल में मिल जाना है ना। तो इसका मतलब अगर हमें सर्कल रियल चाहिए तो या तो वो शेप कुछ ऐसा हो या फिर जस्ट पॉइंट, दोनों केस में आप क्या कहोगे, सर्कल रियल है। तो वही बात यहां फर्स्ट वाली लाइन लिखी हुई है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द सर्कल इज रियल। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द सर्कल इज रियल, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कंडीशन फॉर ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0 टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। क्या कंडीशन आया, h इक्वल्स टू 0 एंड h इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x y 0 और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम, ठीक है। अब देखो, अब जो इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग बनी उस बेसिस पर एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है कि इफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस। अब देखो, देखते ही पकड़ में आ रहा है सर्कल है, कैसे, तो देखो इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है और ये सेम है, ठीक है ना। तो कह रहा है if the line x minus y plus 3 equals to 0 is one of the diameter of the circle this, then find the radius of the circle, ठीक है, then find the radius of the circle। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसको जरा सोचो तो क्या होगा। सबसे पहले हम इस सर्कल का क्या देख लेंगे, सेंटर, ठीक है ना। बताओ तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं, रुको देखो ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 अल्फा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक नियम बना लिया है हमने, क्या 1 दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो डिवाइड करना है। तो मैं अगले स्टेप में इसको क्या कर रहा हूं, अगले स्टेप में इसको कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अल्फा वाई और माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही यहां हम श्योर हो गए कि 1 है कोफिशिएंट, तो अब देखो सेंटर लिखने का तरीका, तुरंत ये दोनों बातें माइंड में चमकनी चाहिए। कैसे लाइन देख के स्लोप पकड़ते थे, तो वैसे ही ये देखते ही चमकना चाहिए। यहां क्या लिखा है, -3, इसके आधे का नेगेटिव, क्या हो गया 3/2। यहां क्या लिखा है, इसके आधे का नेगेटिव, ये हो गया सेंटर, ठीक है ना। और रेडियस की बात करें तो रेडियस के लिए क्या सिखाया, जो सेंटर लिखते हो उन्हीं को स्क्वायर करके पहले जोड़ दो, नहीं, बेसिकली दे आर -g एंड -f, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या होगा, और उसके साथ अब c घटा दो, तो c यहां क्या दिख रहा है, -हाफ, तो क्या करोगे +हाफ, ठीक है ना। तो अब हम किस पे आके टिक गए कि कैसे भी करके मुझे अल्फा मिले। अरे ध्यान दो, कंसंट्रेशन पुअर है। अब हम किस बात पे आके टिक गए कि कैसे भी करके मुझे अल्फा मिले, ठीक है ना। तो अब कैसे भी करके मुझे अल्फा मिले, तो हमें क्या दिख रहा है कि दिस लाइन इज वन ऑफ द डायमीटर, तो जो लाइन डायमीटर है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, है ना। तो इसका मतलब आपको ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, इट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। तो हमने जैसे ही इसको सेटिस्फाई कराया,
3/2 माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -9/2, है कि नहीं, -9/2। और हमें क्या पूछा था, रेडियस, तो क्या हो गया ज़रा देखना, सॉरी 9/4 प्लस 81/4 प्लस हाफ, है ना। तो ये कितना हो गया अपने पास, देखो तो यहाँ से आ गया 9 और 81 90, है ना, और उसके साथ 2 92 बाई, ठीक है ना। तो कितना हो गया, √28, ठीक है। अब देखो, तो ये प्रैक्टिस अब अपनी हो जानी चाहिए कि जैसे ही हमने ये देखा अच्छा अरे क्या कर रहा हूं मैं, √23, सॉरी √23, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से अब एक बात की अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जैसे ही हम ऐसा देखेंगे तो तुरंत, जैसे हम ऐसा देखेंगे तो तुरंत पकड़ में आएगा कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, ठीक है ना। और फिर वहां से उसको देखते ही पकड़ में आएगा सेंटर और पकड़ में आएगा रेडियस। जैसे चलो एक काम करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, रुको। जैसे मैं लिखूंगा इक्वेशन और अपन सेंटर रेडियस की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो ऐसा करते हैं, सर्कल x² प्लस y² माइनस 12x, बात नहीं, प्लस 14y और -3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ सेंटर और यहाँ रेडियस, ठीक है ना। तो बताओ इसका सेंटर लिखा मुझे 6, परफेक्ट, और रेडियस लिखाओ तो रूट के अंदर 36 प्लस 3, ठीक है ना। जैसे कहा 4x² प्लस 4y² माइनस 32x, ठीक है ना, और या प्लस 32x और माइनस 40y, है ना, और -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब सेंटर देखना है तो पहले हैबिट डालो, क्या, x² प्लस y² प्लस 8x माइनस हाफ इक्वल्स टू, सॉरी -1/4 इक्वल्स टू 0, है ना। अरे मत बात करो, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। -1/4 इक्वल्स 0। अब लिखाओ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, -4 5, है ना, और रूट के अंदर इधर 16 25 प्लस 1/, डन, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे लाइन में होता था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक अननोन में पॉइंट को मानना। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है एक अननोन में पॉइंट को मानना, ठीक है ना। सुनो, तो आपको एक सर्कल आपके सामने बना हुआ है जिसके सेंटर है कहां पर, ओरिजिन पर, और रेडियस है r। तो जरा सोचो, तो सबसे पहले तो आपको ये सर्कल की इक्वेशन क्या दिख जानी है, x² प्लस y² इक्वल्स टू r², ठीक है। तो P एक पॉइंट है जो इस पर चल रहा है कहीं भी, और हम इस सर्कल पर पॉइंट P को एक अननोन में मानना चाहते हैं, एक अननोन में मानना चाहते हैं। तो जरा देखना एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा और रेडियस है r, तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओ तो P का एब्सिसा क्या दिखेगा, r cos θ, ऑर्डिनेट क्या दिखेगा, ये हो गया इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। जहां थीटा ये नॉर्मल थीटा नहीं है, उसकी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिख रही है। क्या दिख रही है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि इस सर्कल पर जैसे ही आप पॉइंट P मानोगे r cos θ r sin θ, तो P का ओरिजिन से जो ज्वाइन होगा रेडियस, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना। एंड दिस थीटा के लिए आप क्या बोलोगे कि दिस थीटा विल बिलोंग टू
क्लोज 0 से 2 पाई ओपन। पूरा घुमा दो एक चक्कर पूरा, बोलो। अब यही चीज बेसिकली इसको आप कह सकते हो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब हम कहां चले गए, सर्कल इस बार ओरिजिन शिफ्ट कर लिया, मतलब सेंटर अभी था 0 0, अब क्या है सेंटर x1 y1। और यहां पे आपको ये सर्कल की इक्वेशन क्या दिख रही है, ये वाली सर्कल की इक्वेशन दिख रही है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दो अब यहां हम वापस इसको थीटा माने तो जरा देखो तो यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म लग रहा है, देखो x1 और प्लस r cos थीटा, तो आप इस पॉइंट का एब्सिसा बोल पाओगे x1 प्लस r cos थीटा, और ऑर्डिनेट बोल पाओगे y1 प्लस r sin थीटा। फिर से यहां थीटा वही है, क्लोज 0 से 2 पाई ओपन, जहां थीटा क्या है, रेडियस जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना है उसको हमने कह दिया थीटा, ठीक है। अब जरा देखो तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जब P सर्कल पे चल रहा होगा तो ये गोला x का काम कर रहा है और ये गोला, और पैरामीटर कौन है, थीटा। थीटा इज द पैरामीटर, ठीक है ना। तो जरा सोचो तो अगर हम x1 प्लस आर कॉस थीटा को x माने और y1 प्लस आर साइन थीटा को y माने, तो ये कुछ पुरानी बात से मिलता जुलता दिख रहा है, लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म से मिलता जुलता दिख रहा है ना। वहां भी क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। उसमें और इसमें एक फर्क है, वहां r पैरामीटर था, यहां पे थीटा पैरामीटर, वहां r पैरामीटर था, यहां थीटा पैरामीटर, ठीक है। अब देखो यहां से धीरे धीरे अब सर्कल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला कह रहा है द पोर्शन इंटरसेप्टेड बाय अ गिवन सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अपने सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c को 0। अरे कहां देख रहा है, इधर देखो, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसने एक्स एक्सिस को काटा है a और b पर, और वाई एक्सिस को काटा है c और d पर। तो मैं अगर बोलूं पोर्शन इंटरसेप्टेड ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको ये लेंथ फील होना चाहिए, है कि नहीं। और मैं बोलूं पोर्शन इंटरसेप्टेड ऑन वाई एक्सिस, तो आपको ये लेंथ फील होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाए GFC के टर्म में जिससे हम सीधा ये AB लेंथ और CD लेंथ निकाल पाए। अब जरा देखो तो मान लेते हैं हम कि A का कोऑर्डिनेट है कुछ x1, 0 और B का कोऑर्डिनेट है कुछ x2, 0, मान लिया, ठीक है ना। इसका मतलब अपनी ये जो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इस सर्कल की इक्वेशन में हम y को 0 डालें तो x की क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। वो x की क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फिगर को देख के आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिख रहे हैं क्या, x1 x2 ही तो होंगे। अरे यार इस सर्कल पर, सर्कल की इक्वेशन में हमने y को 0 पुट किया, तो मतलब सर्कल कहां x एक्सिस को मीट कर रही है, ये वाली चीज सर्कल का x एक्सिस से मीटिंग पॉइंट। अरे y को 0 मतलब सर्कल का x एक्सिस से मीटिंग पॉइंट। अब y को 0 करने से हमें x का क्वाड्रेटिक दिखा, और हमने अगर a और b को मान लिया कुछ x1 0 और x2 0, तो आपको यही तो दिख रहा है कि इसके रूट्स होंगे x1 और x2, ठीक है। अब अगर हम AB की लेंथ चाह रहे हैं
तो ए बी की लेंथ 4 है, तो बेसिकली इट इज मॉड ऑफ x2 माइनस x1, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ये तो डिफरेंस ऑफ रूट का मॉड हो गया। अब डिफरेंस ऑफ रूट के मॉड का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? रूट डी बाई मॉड ए। तो रूट डी बाई मॉड ए मतलब रूट के अंदर डी का मतलब और बाई 1 है ना। तो कितना आया? 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस, है ना। तो आपको ए बी की लेंथ दिखी 2 रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन में, अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन में यहीं पे x को 0 डालोगे तो आपको y की क्वाड्रेटिक बनेगी। y की क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? देखो, y स्क्वायर प्लस सी 0। और अगर हम c के कोऑर्डिनेट्स मान ले कुछ 0, y1 और d के कोऑर्डिनेट्स मान ले 0, y2, तो ये जो y की क्वाड्रेटिक बनी y एक्सिस पर x0 और x0 हमने सर्कल की इक्वेशन में पुट किया, तो ये जो y की क्वाड्रेटिक बनी, इसी y की क्वाड्रेटिक के तो रूट्स होंगे y1, y2। तो फिर से अगर आप यहां CD लिखना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे? मॉड ऑफ y2 माइनस y1 और फिर से रूट डी बाई ए। तो रूट डी बाई ए का मतलब क्या हो गया? देखो तो बी स्क्वायर यानी कि और अपॉन 1, ठीक है। तो आप देखो यहां पर क्या दिखा? तो जैसे ही हमने ये किया तो यहां से हमें क्या दिखा कि अच्छा सी डी की लेंथ हो गई 2 रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसका मतलब अब तो सर्कल की इक्वेशन देख के ही हम पकड़ सकते हैं कि कितना पोर्शन इसने एक्स एक्सिस पर काटा, कितना पोर्शन इसने वाई एक्सिस पर काटा, ठीक है। अच्छा, अरे ध्यान दो, अब जो इसने एक्स एक्सिस पर पोर्शन काटा उसकी लेंथ हो गई 2 रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, जो वाई एक्सिस के पोर्शन इसने काटा उसकी लेंथ हो गई 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जरा एक बात सोचो, यहां रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी है ना। तो इसका मतलब अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तब तो इसका मतलब सर्कल ने एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है ना। लेकिन अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 है तो जस्ट टच किया है, और अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो मीट ही नहीं किया। हरी बात समझ में? तो यहां से तुरंत 3 बातें निकल के आ गई, क्या कि इसको अगर हम उधर भेज दें, ठीक है, तो यहां से 3 बातें निकल के आ गई। जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 implies circle is meeting x axis at क्या? 2 distinct points, 2 distinct points, distinct points, ठीक है। अगर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 है तो दिस इंप्लाइज सर्कल इज क्या? टचिंग द एक्स एक्सिस, सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है ना। मतलब आइदर द सर्कल इज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। तो यहां पर सर्कल इज, दिस इंप्लाइज सर्कल इज completely above the x axis or below the x axis,
बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब बेसिकली हम कहेंगे विल नॉट मीट एक्स एक्सिस। अब जैसे यहां आपको ये जो तीन बातें दिखी ना, जी स्क्वायर और माइनस सी के रेफरेंस में, एज इट इज अगर आप एफ स्क्वायर माइनस सी पर सोचोगे तो ये आपको वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात होने शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? मतलब यहां पर क्या होगा, इसी को कॉपी करके मैं कुछ चेंजेस कर देता हूं। यहां तो आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे यहां पर सर्कल इज मीटिंग वाई एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है तो सर्कल इज टचिंग द वाई एक्सिस, है ना? और अगर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो सर्कल इज कंप्लीटली नहीं ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, सर्कल इज कंप्लीटली on the right side of y axis, or on the left side of y axis। बात नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। मतलब बेसिकली हम यहां पे कहेंगे विल नॉट मीट y एक्सिस, ठीक है? अब देखो, अब यहां पे जैसे ये सारी बातें हुई ना, तो कुछ बेसिक सिनेरियोज अपने सामने आएंगी। जैसे यहां पे कह रहा है क्या, पहला कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अच्छा चलो, यहां से शुरुआत करने से पहले सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सर्कल को मानने के लिए कितने अननोन्स की जरूरत पड़ेगी? अच्छा चलो, एक लाइन को मानने के लिए कितने अननोन्स की जरूरत पड़ती है? 2, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो सर्कल को मानने के लिए कितने अननोन्स की जरूरत पड़ेगी? 3। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो उसमें अननोन कौन है? जी एफ सी, ठीक है ना? तो ये सोचो कि हर हाल में जब हम इसके चैप्टर के डेप्थ में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो हमें लाइन के मुकाबले यहां ज्यादा कैलकुलेशंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अननोन ज्यादा है ना? तो इसका मतलब यहां स्मार्ट सॉल्विंग का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे समझ आएगा क्या बात हो रही है। तो अब जैसे देखो, यहां पे एक सिनेरियो आपके सामने, इक्वेशन आज तो जस्ट स्टार्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में देखेंगे। कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एंड हैविंग रेडियस आर, टचिंग एक्स एक्सिस एंड हैविंग रेडियस आर। अब टचिंग एक्स एक्सिस, तो या तो सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर है या सर्कल एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है ना? तो अगर इसका रेडियस आर है तो जरा देखो, तो इस वाले सिनेरियो में आपको इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, आपको इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे उसमें, अच्छा इतना तो हम जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाते हो तो टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। इतना तो समझते हैं, बोलो, ठीक है? तो आप सोचो ये वाली लेंथ क्या हो गई? आर, है ना? तो आपको इसका जो सेंटर है उसका ऑर्डिनेट दिख गया आर, नहीं समझे? और एब्सिसा कुछ अल्फा, है कि नहीं? तो आप इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिख पाओगे? ऊपर वाले सर्कल की इक्वेशन क्या? x माइनस एल्फा का स्क्वायर और प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। या फिर अगर सर्कल एक्स एक्सिस के नीचे है तो यहां कहानी क्या होनी है? देखो कि यहां पर ये फिर से आर है, तो ये फिर से आर है, तो आपको यहां पर इसका ऑर्डिनेट क्या दिखा? -r, और ये हम कुछ मान लेते हैं बीटा।
ये हम कुछ मान लेते हैं बीटा, ठीक है ना। तो अब आपको इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या दिखेगी, जरा सोचो। x माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस, अब ये अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बनी तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे काम आ रही है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है अपने सामने, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल of radius 3 such that it touches x axis at 7,0, touches x axis at 7,0। देखो कहानी खत्म है। कितने लोग समझ गए बात? सोच के देखो, अगर ये वाला पॉइंट अपने 7,0 है तो एक तो दो सर्कल होंगे, ऊपर भी नीचे भी, और रेडियस कितना है 3। तो अब आप सोचो 7,0 और ये x एक्सिस है, तो 7,0 से 3 यूनिट ऊपर, बोलो है ना, 7,0 से 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट ही नीचे, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या बोलोगे आप? 7,3 और 7,-3, और सर्कल की रेडियस कितनी है 3। तो हम यही तो सोचते हैं कि कोई मुझे सेंटर बता दे, कोई मुझे रेडियस बता दे, नहीं। तो यहां से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, कितने सर्कल मिलेंगे? 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, एक तो होंगे x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, और दूसरा एंड x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 3। और सोचो अगर हमें ये स्मार्ट तरीका नहीं हिट करता तो पता है हम इसको कैसे करते? मानते लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। अब फिर क्या क्या करते? अब सुनो, एक तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को 3 करते, दूसरा इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, बोलो, और क्या 7,0 विल सेटिस्फाई द सर्कल। तो आप कहां सीधा आंसर लिख रहे हो और कहां आप तीनों इक्वेशन सॉल्व करते, है ना। तो धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास का टारगेट ही होगा ये स्मार्ट सॉल्विंग को अडॉप्ट करना। चलिए आज के लिए